जय हिंद। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ और नए सवाल लेके आ गए हैं, है ना। और ये ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। दो लेक्चर आई थिंक इसका पहले भी आ चुका है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सवाल आपको जरूर बनाना है। बड़े काम के सवाल हैं, बेसिक सवाल हैं, थोड़े से टफ हैं, लेकिन आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। आज के जो सवाल हैं उसमें पहला सवाल बोला गया है कि डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया कौन सी होती है। बच्चों को तुमको डेनियल सेल के बारे में थोड़ा भी ध्यान होगा तो आपको बताया गया होगा कि डेनियल सेल कहते किसको है। ध्यान है आपको डेनियल सेल के बारे में? तो डेनियल सेल अगर हम अच्छे से समझे तो है क्या। डेनियल सेल में कौन बनता है एनोड और कौन बनता है कैथोड। आपको ये बात पता हो? डेनियल सेल अगर हम यहाँ बनाए, देखो यहाँ डेनियल सेल था, तो आपको पता होगा कि इस तरफ हमारा बनता था जिंक और इस तरफ होता था कॉपर। ये जिंक होता था, ये कॉपर होता था, है ना। इसको हम लोग एनोड कहते थे, इसको हम लोग कैथोड कहते थे। एनोड के लिए आपको मैंने ट्रिक भी बताया था, लोन कि लेफ्ट वाला पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड कहलाएगा और वो नेगेटिव होगा, मतलब ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है ना। यहाँ से हम दोनों के बीच में एक तार जोड़ देते हैं, यहाँ पर एक विलयन लेते हैं। जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, कॉपर का होगा रिडक्शन। जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, कहने का मतलब कि जिंक कन्वर्ट होगा जिंक +2 में, और कॉपर जो है +2 पहले से है यहाँ पर, वो कन्वर्ट होगा कॉपर में। तो जिंक कन्वर्ट होगा जिंक +2 में, जिंक कन्वर्ट होगा जिंक +2 में, और कॉपर +2 कन्वर्ट होगा कॉपर में, है ना। देखो जिंक तो कन्वर्ट दिखाया है ठीक, लेकिन कॉपर को भेज दिया है, कॉपर दोनों का दिखा दिया है यहाँ पे उपचयन, जो गलत होगा। जिंक +2 से भेज दिया है जिंक, गलत है। सी ऑप्शन में आते हैं। सी ऑप्शन क्या लिखा है? सी ऑप्शन में लिखा है कि जिंक जो है वो जिंक +2 में गया है, जिंक जो है वो जिंक +2 में गया है, और कॉपर +2 गया है कॉपर में। बिल्कुल सी ऑप्शन इज करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? सी ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, ठीक। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला सवाल क्या है। अगर हम अगले सवाल की बात करें, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखो हो रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होगी वो कितनी होगी, कितना विद्युत धारा हमको देना पड़ेगा। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। अब Ag पर चार्ज होता है +1, मतलब हमको Ag+1 को अगर हम Ag में बैठाना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन इसको देना होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तब जाकर के ये काम होगा। 1 इलेक्ट्रॉन Ag+1 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ag में जाके बैठेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब 1 फैराडे चार्ज, 1 फैराडे चार्ज लेगा, 1 फैराडे चार्ज लेगा, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन 1 कूलम नहीं 1 फैराडे चार्ज लेगा। 1 फैराडे कितना होता है चार्ज? अगर कूलम में बोला जाए तो 96500 कूलम इतना चार्ज लेगा। ये कूलम 1 कूलम दिया है ना, गलत दिया है ना। चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज लेगा 1 फैराडे, ठीक है, ध्यान रखेगा ये बात। अगले सवाल पे हमसे क्या पूछा है? अगला सवाल हमसे क्या पूछा है ना। अच्छा 108 ग्राम में दिया था ना, वो 108 ग्राम मोलर द्रव्यमान था। 1 मोल सिल्वर का ही मोलर द्रव्यमान होता है 108 ग्राम, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए 108 ग्राम से वो सवाल बनाया है। वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। वैद्युत अपघटन प्रक्रिया आपको याद होगी। वैद्युत अपघटन प्रक्रिया की आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, लो। क्या ट्रिक बताऊंगा? लो। कि लेफ्ट वाला पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है और वो पॉजिटिव होता है, ठीक। तो कैथोड पर क्या होता है? देखो कोई भी सेल हो, ये आप हमेशा याद कर लीजिए कि एनोड पर होगा ऑक्सीकरण, कैथोड पर होगा अपचयन, मतलब रिडक्शन, अवकरण। अवकरण को ही अपचयन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं अगले सवाल पे। ए, बी, सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः, मानक इलेक्ट्रोड कभी भी दे मतलब वो अपचयन विभव देता है, ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे मानक इलेक्ट्रोड विभव का बात करें मतलब वो अपचयन वाला दिया है, तो आपको सोचना भी वैसे है कि ये अपचयन दिया है, ठीक, अपचयन दिया है। कितना कितना है? ए का दिया हुआ है -3.05, बी का दिया है, सी का दिया है, डी का दिया है। इसमें से किस धातु की अपकरण क्षमता सबसे, रिड्यूसिंग पावर किसकी सबसे ज्यादा अधिक होगी, कौन सबसे अच्छा अपचायक होगा? तो बस जो हाइड्रोजन का तो 0 होता है,
हाइड्रोजन से ऊपर वालों का धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और हाइड्रोजन से नीचे वालों का नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। जितना ज्यादा, उल्टा लिखिए, हाइड्रोजन से ऊपर वालों का नेगेटिव होता है, सॉरी, और हाइड्रोजन से नीचे वालों का पॉजिटिव होता है। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग होगा, उतना अच्छा अपचायक होगा, और नीचे वाले सबसे अच्छा उपचायक होते हैं। तो अपचायक अगर वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कौन सबसे अच्छा अपकरण करेगा, अपकरण मतलब अपचायक, है ना, कौन अपकरण करेगा, अवकरण करेगा, सब वही नाम है। उपकरण करेगा, उ मतलब उपचयन, उ मतलब उपकरण, तो ये सब लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होना डाटा से। तो तुम सबसे नेगेटिव वैल्यू देख लो, सबसे नेगेटिव वैल्यू -3.05 है, ऑप्शन ए इसका ये होगा हमारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? देखो, रासायनिक ऊर्जा किसकी किसकी? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के अभिक्रिया होने की, तो बनेगा H2। तो ये जो अभिक्रिया होती है बच्चों, ये फ्यूल सेल में होती है। किस अभिक्रिया की? कहां की अभिक्रिया है? फ्यूल सेल। जब हाइड्रोजन का कंबशन होता है, हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है, तो उस समय जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो वाटर बनता है, और ढेर सारी हमको यहाँ से ऊर्जा मिलती है, यहाँ पर ढेर सारी ऊर्जा मिलेगी। तो ऐसे ईंधन को हम ईंधन सेल कहते हैं। ये जो सेल होता है उसको ईंधन सेल कहते हैं, जहां पर हाइड्रोजन गैस को जला करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अभी तक हमारे पास ऐसी मशीनें नहीं आई हैं, कहीं कहीं ये सब मशीनें यूज की जाती है रॉकेट वगैरह में, लेकिन ईंधन सेल में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, काम की बात है, ठीक। डेनियल सेल आपको याद होगा, डेनियल सेल बोलते हैं कॉपर और जिंक और कॉपर सेल, जिंक और कॉपर सेल। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? देखो ध्यान से देखो, तो ये तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन किया है। तनु मतलब पानी ढेर सारा है। अगर पानी ढेर सारा है, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, कभी भी तनु ले ले तो हमेशा पानी के ही आयन एनोड और कैथोड पर जाएंगे, मतलब H+ और OH- ही एनोड और कैथोड पर जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। तनु कभी भी ले ले तो हमेशा H+ और OH- ही आता है। तो अपघटन करवा रहे हैं ना, तो अपघटन करवा रहे हैं, तो इस तरफ वाला होता है हमारा एनोड और इस तरफ वाला कैथोड, इस तरफ वाला होता है प्लस, इस तरफ वाला होता है माइनस। ये पूछा है कि एनोड पर कौन जाएगा, तो एनोड पर जाएगा, एनोड प्लस है तो एनोड पर जाएगा माइनस वाला, मतलब OH- जाएगा। और OH- जब भी जाता है, मैं आपको बताया हुआ हूं, OH- जब भी जाता है 4OH- 4 इलेक्ट्रॉन निकालता है, और क्या करता है जी, 4 इलेक्ट्रॉन निकालता है, और 2 मोल H2O जाता है, और 1 मोल ऑक्सीजन गैस जाता है। ये विक्रिया में पता नहीं कितना बार आपको क्लास में बताया हूं, बहुत बार, कि आपको ये याद रखनी है कि 1 मोल ऑक्सीजन जमा होने के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2 मोल पानी जमा होने के लिए 1 मोल पानी जमा होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं, क्योंकि 2 4 है तो 1 के लिए 2 लगेगा, है ना। तो हमसे तो ये पूछा है कि कौन सी गैस जमा होगी एनोड पर, तो ऑक्सीजन गैस जमा होगी, क्योंकि H2O तो है नहीं, तो ऑक्सीजन गैस केवल मानेंगे, ऑप्शन बी, बी करेक्ट ऑप्शन है। बताओ, आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल उसको कहते हैं जिस सेल को हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी, ध्यान रखिएगा, लेड स्टोरेज बैटरी एक द्वितीयक सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी एक द्वितीयक सेल है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 फैराडे का विद्युत CuSO4 के घोल में कितना ग्राम तांबा मुक्त कर सकता है? हम कितना आवेश दिए हैं? 1 फैराडे। कितना दिए? 1 फैराडे दिए। अब 1 फैराडे अगर हम दिए हैं चार्ज, हम कितना दिए हैं? 1 फैराडे। पहले ही समझो कि हमको अगर CuSO4 को अगर हम तोड़े तो कॉपर +2 होगा और SO4 2- होगा। कॉपर +2 पर आवेश देखोगे तो +2 है, मतलब हमको कॉपर जमा होने के लिए, कॉपर +2 से कॉपर बनने के लिए हमको 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि चार्ज +2 है, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे चार्ज चाहिए। कितना चार्ज चाहिए? 2 फैराडे चार्ज चाहिए, लेकिन हम तो दिए हैं 1 फैराडे ही, तो 2 फैराडे अगर देते चार्ज, तब जाकर के 1 मोल कॉपर जमा होता है। 1 मोल कॉपर मतलब 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान होता है। ऐसा तब होता जब हम 2 फैराडे का आवेश बहाते।
अगर 1 फैराडे का आवेश बहा है तो 63.5 का आधा कर दो, 63.5 का आधा उतना ही ग्राम हमारा जाकर जमा होगा तांबा। तो कितना ग्राम जमा होगा? 63.5 ग्राम तो हो नहीं सकता है, तो 63.5 ग्राम का आधा कौन हो जाएगा? 31.75 ग्राम। दिस इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगर हम लोग बात करें अगले सवाल पे, एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव अगर दिया हुआ है 0.76 वोल्ट, तो इसका अवकरण विभव कितना होगा? अवकरण विभव मतलब अपचयन विभव। तो आपको पता होना चाहिए कि जितना ऑक्सीकरण विभव होता है उसी का नेगेटिव कर दोगे तो अवकरण विभव होता है सेम इलेक्ट्रोड का। तो कुछ नहीं करना है, बस आगे माइनस लगा देना है, -0.76 वोल्ट इज योर आंसर। Mg और एल्युमिनियम के मानक ऑक्सीकरण विभव, देखो कंफ्यूज मत होना, ये ऑक्सीकरण विभव दे दिया है, अपचयन विभव नहीं दिया है, ये उपचयन विभव दे दिया है। तो अगर हम इसका अपचयन विभव देखें, अगर हम मानक क्योंकि हम तो कंपेयर करते हैं मानक अपचयन विभव से, तो ये हो जाएगा -2.37 और ये हो जाएगा -1.66। अब सोच सकते हैं ये किसका है? ये है मैग्नीशियम का, और ये किसका है? ये है एल्युमिनियम का। तो पूछ रहा है कि किसकी रासायनिक अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया में Mg क्या करेगा? पहले तो समझो, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा अभिक्रियाशील, मतलब Mg ज्यादा अभिक्रियाशील है Al से, साफ साफ पता चल रहा है क्योंकि इसका ज्यादा माइनस में लिखा हुआ है। मतलब Mg क्या करेगा? Al को विस्थापित करेगा उसके यौगिक में से, है ना? तो Al द्वारा विस्थापित होगा नहीं, Al को विस्थापित करेगा, बिल्कुल Al को ही तो विस्थापित करेगा Mg। जैसे मान लो कोई यौगिक है, जैसे मान लो हम विस्थापन अभिक्रिया लिखें, आपको हम एक विस्थापन अभिक्रिया लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लो कहीं पे Mg है और मान लो यहाँ पर AlCl3 है, तो Al पर तो प्लस चार्ज है, Mg यहाँ 0 अवस्था में है क्योंकि Mg अकेले है। तो Mg क्या करेगा ना, इस Al को विस्थापित कर देगा, MgCl2 बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में एल्युमिनियम बाहर हो जाएगा। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब यही तो बोल रहा है कि MgAlCl3 में से या MgAl के यौगिक में से Al को हटा देगा, बिल्कुल हटा देगा। क्यों? क्योंकि Mg ज्यादा रिएक्टिव है। Mg का देखो ना कितना ज्यादा माइनस में है, जितना ज्यादा माइनस में होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो बड़े बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की समझ होनी चाहिए, ऐसे सवाल आपसे बनने चाहिए।